नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, ज्ञानी लोग बताते हैं कि भूत प्रेत जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं हमारे आसपास में ही होती हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। बिरले लोग होते हैं, लाखों में एक लोग होते हैं जो उनको नज़र आती है, और नहीं तो वो किसी को नज़र नहीं आती है। अपने काम से वो मतलब रखती है, मनुष्य के पास आने से कतराती है। लेकिन जब कोई इंसान उनसे जुड़ने का कोशिश करता है तब भी वो उनसे दूर रहने की कोशिश करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको समझाती है, सपने में आती है कि तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन जब इंसान हाथ धो करके आत्माओं के पीछे पड़ जाता है, अनजाने में या जाने में, तब उनके साथ में कुछ न कुछ बुरा होने लगता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, सुरेश कुमार जी की भेजी हुई। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले सुरेश कुमार जी बताते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी एक अनजाने में एक ऐसी प्रेतात्मा के पीछे पड़ गया था जो मैं उसको चाहने लगा था। देखने में बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखती थी। मैं उसमें ऐसा खो गया था, ऐसा उसके साथ मैं रम गया था कि मैं समझ नहीं पाया कि वो इंसान नहीं, एक प्रेतात्मा है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं सुरेश कुमार जी के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं हरियाणा का शहर फरीदाबाद का निवासी। लेकिन मैं ममता से बहुत दूर रहा। माँ को मुझे ध्यान भी नहीं आता है कि मेरी माँ देखने में कैसी थी। जब मैं छोटा था ना, तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करते थे। एक कॉलोनी में उनका पुराना मकान था, उसी में पूरा परिवार हमारा रहता था। दादी, मेरे चाचा चाची, मतलब जो भी था सब भरे हुए थे। अब जो मेरे माँ गुजर जाती है ना, तब 3 साल के बाद मेरे पिता का शादी हो जाती है, नई माँ आ जाती है। और वही माँ मुझे बचपन से लेकर के बड़ा किया था। लेकिन कहते हैं ना लोग कि माँ सौतेली होती है, माँ बच्चों को कष्ट देती है, लेकिन मेरा माँ ऐसी नहीं थी। अपने औलाद से ज़्यादा वो मुझे चाहती थी, प्यार करती थी। लेकिन गरीबी था ना, गरीबी था, हम इसलिए ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। और ऊपर से मेरे जो पिता थे, उनको लगता था कि मेरे वजह से ही अब मेरी माँ गुजर गई है, यानी मेरी असली माँ, पहली माँ गुजर गई है। वो मुझे शक के निगाह से देखते थे, मुझे बुरा भला कहते थे। लेकिन मेरी जो नई माँ थी ना, मेरे पिताजी को समझाती थी, छोटा बच्चा है, ऐसा मत बोला करो, इसने आपकी पत्नी को नहीं मारा है, इसका क्या कसूर। मेरी नई माँ मेरे पिताजी को बहुत समझाती थी कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, उसके भाग्य में यही लिखा था, जो लिखा होता है वही होता था। लेकिन पिताजी जो थे ना, मेरी जो असली माँ थी उससे बहुत प्यार करते थे। अब उसका निधन हो जाना, सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकलता था। मैं बड़ा भी हो गया ना, तब भी वो मुझे अब उसी नज़र से देखते थे। मुझ में वो ज़्यादा वो नहीं दिखाते थे, प्यार नहीं दिखाते थे। मैं उनसे डरा रहता था। मैं उनके पास अकेले कभी जाता नहीं था। जब मेरी माँ होती थी तब मैं उनके सामना करने के लिए तैयार होता था, वो भी माँ के पीछे खड़ा होकर के। मैं वो दिन देखा था। लेकिन मैं बताया ना कि मेरा जो घर था गरीबी से हमेशा जूझता रहा था। मेरे पिता मेहनत मजदूरी करते थे, तब जाके घर का खर्चा वर्चा चलता था। पढ़ने लिखने की तो बात दूर की बात है, हमें तो होली दिवाली पर नया वस्त्र भी कभी कभी नहीं मिलता था। वो दिन भी मैंने देखा था। अब मैं आता हूँ अपनी असली कहानी पर। मैं उस घर में जब रहता था ना, मैं 17-18 साल का हो गया, मुझे लगने लगा कि मेरे पिता अपने साथ मजदूरी कराएंगे, क्योंकि मेरी नई माँ से बता रहे थे ये बड़ा हो चुका है, अब ये घर में रोटियाँ तोड़ता है, मैं कमाने जाता हूँ, ये बैठ के खाता है, इसको भी हम काम पर लगाएंगे। तब मैं समझ गया कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे भी अब मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा,
अपने पिता का साथ जाना पड़ेगा, मैं डर गया था। मैं शुरू से पढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसे घर में मैंने जन्म लिया था जहाँ पर ऐसा संभव ही नहीं था। मैं सोचने लगा कैसे मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। मुझे कोई ऐसा कला सीखना चाहिए, ऐसा कोई काम सीखना चाहिए जो आगे चल कर के मेरा भविष्य को संवार दे। मैं ऐसे ही एक गैराज था, एक ऑटो रिक्शा और टैक्सी की वहाँ पर स्टैंड था। मैं उनके पास में जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था। स्टैंड के जो ड्राइवर थे, मैं उनके गाड़ियों को साफ़ कर देता था। वो मुझ पर खुश हो जाते थे, कुछ ना कुछ मुझे खाने को कुछ ना कुछ ऐसा कुछ पैसा दे देते थे। मेरा भी जी लगा रहता था। मैं अपनी मेहनत से उनके गाड़ियों को साफ़ सफाई करता था और वो मुझ पर खुश भी रहते थे। और वो ड्राइवर पूछा करते थे कि तुझे ड्राइवर बनना है? और तब मैं कहता था हाँ, मुझे ड्राइवर बनना है, आप मुझे सिखा दो। हाँ, 2 साल तक मैं उस जगह पर रहा, स्टैंड पर गाड़ी धोता था, सफाई करता था। और वो लोग मुझ पर मेहरबानी तो किया था, मुझे गाड़ी में अब सब कुछ बिठा करके सिखाया और मुझे ड्राइवर भी बना दिया था। हाँ, इस बीच जो मेरे पिता थे ना, वो मुझ पर बहुत नाराज़ हो गए थे। वो चाहते थे कि जैसे वो मज़दूर है, मैं भी मज़दूर बनूं। इस बात पर अब मेरा घर में आना जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। वो चाहते थे कि जैसा मैं कर रहा हूँ तू भी मेरे साथ में चल, लेकिन मैं तो कोई कला सीखना चाहता था। आखिरकार मेरे घर में आना जाना मेरे पिताजी ने बंद किया था। मेरा ज़्यादातर समय स्टैंड पर ही बीतता था। जो ड्राइवर भाई मुझे कुछ खाने पीने को दे देते थे, उसी से मेरा गुजर बसर होने लगा था। मैं तो घर भूल ही गया था कि मेरा कभी घर भी था। लेकिन नई माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी स्टैंड पर आती थी, मुझसे मिलती थी। कभी कभी कुछ पैसे मुझे पकड़ा जाती थी, देख भूखा मत रहना, भूखा मत रहना, कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर खा लेना। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब इसके बाद तो मेरा घर जाना ही बंद हो गया था। कभी कभी माँ आ जाती थी और बताती थी घर की पूरी कहानी। तब मुझे समझ में आता था कि पिताजी पहले से भी ज़्यादा गुस्से वाले हो गए। अब तो नई माँ पर भी हाथ उठाते थे, दारू भी पीना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत बुरा लगता था। कभी कभी तो मन करता था कि जाकर घर पर पिताजी के आमना सामना करूं, लेकिन मेरे में इतना हिम्मत नहीं था उस टाइम में। लेकिन भाग्य का देखिए खेल, मैं उसी स्टैंड पर जहां पर मैं गाड़ियों को धोया करता था, ड्राइवरों का जो काम बताते थे मैं करता था, वही ड्राइवरों ने मिलकर मुझे ड्राइवर बना दिया था। सब कुछ मैं उसी स्टैंड पर अब टैक्सी चलाने लगा था, नौकरी करता था। खाना पीना एक पास का होटल था, वहाँ पर हम जा कर के रोटी पानी खा कर के आ जाते थे। रोड के किनारे ही एक ढाबा टाइप का था। मैं तो ढाबा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बस वहाँ पर कुछ बर्तन और एक बूढ़ा आदमी खाना बनाया करता था। कभी कभी उनकी बेटी आ जाती थी, कभी उनकी पत्नी आ जाती थी। 3 ही लोग मैं हमेशा देखा था उस ढाबे पर। मैं एक लंबा अरसा हो गया उस ढाबे पर खाना खाते, तो एक तरह से सबसे जान पहचान भी हो गई थी। अब मैं जवान हो चुका था, टैक्सी ड्राइविंग कर रहा था। जो भी मुझे पैसा मिलता था तो मेरी माँ आती थी, नई वाली माँ। मैं उनको पैसा दिया करता था कि माँ पैसे अपने काम में लगाना। अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं अपनी बात बताता था तो मेरी नई माँ बड़ा खुश हो जाती थी, कहती थी, आशीर्वाद देती थी कि बेटा देखना, तेरे पास खुद एक दिन अपनी टैक्सी होगी, तू अपना मालिक रहेगा। वो मुझे बहुत आशीर्वाद देती थी, मुझे प्यार करती थी, अपने औलाद से ज़्यादा भी मुझे मानती थी। हाँ, मैं भी ऐसा ही करता था। समय आगे बढ़ता जाता है। मैं करीब 25-26 साल का हो चुका था। अब जो वहाँ पर पुराने ड्राइवर लोग थे, वो तो कभी का अब जा चुके थे, नए नए अब लोग आ चुके थे, लेकिन कोई ज़्यादा दिन तक उस स्टैंड पर टिकता ही नहीं था। एक मैं ही था जो वहाँ पर काफ़ी समय गुजार चुका था। उसी मालिक के पास मैं नौकरी कर रहा था और उसी से मेरा धर्म कर्म। अब मेरे आगे ना कोई पीछे, बस एक मैं काम करता था सिर्फ अपनी नई माँ के लिए। मैं जानता था कि मेरे बापू
वो उस पर नाराज़ होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और मेरे छोटे भाई बहन भी थे। खर्चा पूरा नहीं होता है। मैं मेहनत करता था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने नई माँ को देने की कोशिश करता था। मेरा कोई खर्चा ही था नहीं, बस 2 टाइम का रोटी खाना और कुछ अपने लिए कपड़े, बस यही तो मेरा खर्च था। बाकी पैसा जो भी बचता था अपनी माँ को दे देता था। मैं बताया ना कि मैं एक ढाबा पर जा कर के खाना खाया करता था और वहाँ पर 3 ही लोग मुझे शुरू से दिखते थे। एक बूढ़ा बाबा, उनकी एक बूढ़ी पत्नी और एक जवान लड़की। जवान लड़की का तो शादी हो गया था, वो तो अपने घर बार चली गई थी। अब बचे थे तो वहाँ पर 2 लोग, एक बूढ़ा और उनकी पत्नी। लेकिन खाना जो बनाते थे ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे। कभी कभी हमारे जो स्टैंड के ड्राइवर थे, वो वैसे तो वो भेजी खाना बनाते थे, लेकिन जब ऑर्डर होता था ना कि भाई आज तो चिकन बना लो, आज तो मटन बना लो, तब जा कर के वो हमारे ऑर्डर पर ही खाना बनाते थे। लेकिन खाना बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था। वह साल था 1990 का। एक लंबा अरसा हो चुका है इस घटना को। होली का त्योहार के आसपास की बात थी। होली के त्योहार के आसपास की ये कहानी है। तो मैं भूखा था। स्टैंड पर जितने भी लोग थे होली का त्यौहार मनाने के लिए अपने अपने घर, अपने अपने गांव चले गए थे। मैं भूखा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर जाऊं। मुझे पता था कि अब तो बापू दारू पी करके टाइट हुआ पड़ा होगा। अब मैं अपने घर पर बहुत मुश्किल से मैं कभी दरवाजे तक ही जाता था, कभी ज़रूरत पड़ती थी। अब मैं देखता रहता था कि माँ कब नज़र आए। कोई ज़रूरी काम होता तभी मैं ऐसा करता था, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं अपने घर के अंदर पहुँच जाऊँ। मैं भूखा था और तब मैं उस ढाबे की तरफ जाता हूँ जहाँ पर हम लोग भोजन किया करते थे। लेकिन वो ढाबा भी बंद था। ऐसा नहीं था कि ढाबा में कोई दरवाज़ा था, कोई खिड़की थी। टेम्परोरी सा ढाबा बंधा हुआ था और वहाँ पर बस पुरानी तख्त, 1-2 लकड़ी के बेंचे, उसी में अब उनका धर्म कर्म चलता था और वहीं पर हम लोग बैठ करके खाना भी खा लेते थे। मैं भूख से अब परेशान था और आसपास में जितनी भी दुकानें थी सब बंद पड़ी थी, होली का त्यौहार जो था। और तब मैं मजबूरन उस ढाबे की तरफ चलता हूँ कि शायद अंकल आंटी होंगे। लेकिन जाने के बाद मुझे झटका लगता है कि वो भी आज दुकान खोले ही नहीं थे। ढाबा तो ज़रूर मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था। धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी। अब मैं उस ढाबा में उस तख्त पर जा कर के बैठ जाता हूँ। वहाँ पर मटके में पानी रखा होता था। मैं पानी पी लेता हूँ और इसके बाद मैं उसी तख्त पर सुस्ताने लगता हूँ। कब तक मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर कुछ खटर बटर होने लगता है तब मेरी आँख खुलती है और तब मैं देखता हूँ कि एक नौजवान लड़की है जो इधर उधर उस कच्चे ढाबे में इधर उधर घूम रही है। मैं समझा कि कहीं आंटी का बेटी उटी या कोई उसके रिश्तेदार तो नहीं है। मैं तख्त पर बैठ जाता हूँ, जो लेटा हुआ था मैं बैठ करके उसको तरफ देखने लगता हूँ और वो जैसे मुझे इग्नोर करती जा रही थी। एक बार देखी भी थी मेरी तरफ, जैसे लगा कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, इग्नोर करके अपने काम में लग गई थी। ना जाने क्या ढूंढ रही थी उस कच्चे पक्के ढाबे में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो इतना ही लगा था कि वे अंकल आंटी का कोई रिश्तेदार है। और तब मैं उसको पूछता हूँ, क्या रे मैडम जी, अंकल आंटी आज दुकान क्यों नहीं खोले? मैं देखिए ना, मैं तो भूखा हूँ। मुझे तो ये उम्मीद थी कि अंकल आंटी आज ढाबा जरूर खोलेंगे। वो जो लड़की थी मेरी आवाज़ सुन करके जो इधर उधर घूम रही थी वो ठिठक जाती है। ये जो घटना घटी थी ना, ये करीब शाम ढल चुका था। मैं दोपहर में जरूर आया था लेकिन मैं नींद में सो गया था और जब मेरी आँख खुली ना तो सूरज डूब चुका था। अब वहाँ पर जो बाहर में लाइट जल रही थी रोड साइड में, उसी की रोशनी में ये सब मुझे देखने को मिल रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर के वो ठिठक जाती है, जैसे मेरी तरफ देखने की कोशिश करती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। मैं कहता हूँ, मैडम जी आप मुझे
सही ढंग से देख नहीं रही हो क्या? मैं यहीं पर बैठा हूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ कि अंकल आंटी आज दुकान क्यों नहीं खोले। मैं तो भूखा रह गया ना। मुझे तो यही मालूम था कि आज भी दुकान खोलेगी। तब जाकर के वो लड़की मेरी तरफ आना शुरू करती है। जैसे जैसे करीब आती है ना, एक सुगंध का एहसास मुझे होने लगता है। जब मेरे पास आके खड़ी हो जाती है तब वो पहली बार जो बोलती है, मैं आज भी उस बात को भूला नहीं हूँ। वो सीधा कहती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं हंस के बोला, अरे हाँ, मैं आपको देख रहा हूं, तभी तो आपको टोका, तभी तो आपसे पूछा कि अंकल आंटी क्यों नहीं आज ढाबा खोले हैं। वो लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो मुझे ऐसे ऊपर से नीचे देख रही थी जैसे मैं कोई भूत प्रेत हूं, कोई आठवां अजूबा हूं। इस तरह से मुझे घूर रही थी, वो इस तरह से मुझे देख रही थी। मैं खुद हैरान रह गया था। मैं उस लड़की से कहता हूँ, आप ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कोई भूत प्रेत थोड़ी हूँ जो मैं आपको पकड़ लूँगा, आपको नुकसान पहुँचा दूँगा। मैं तो एक इंसान हूँ, आप मुझसे ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हो? तब लड़की कुछ बोलती नहीं है, अभी भी मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। ये है कौन? अंकल आंटी का कोई रिश्तेदार है या फिर कोई और है? तब जैसे उसका मुंह बंद होता है, उसकी आंखें की पलकें झपकने लगती हैं। कहती है, सच में तुम मुझे देख पा रहे हो? मैं कहने लगा, अरे आप कोई भूत प्रेत है कि आप दिखाई नहीं देगी? आप भी तो इंसान मेरी तरह ही देख रही हो, तो मैं तो आपको देख रहा हूँ, बात क्या है? तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मेरे पास में और नज़दीक आके खड़ी हो जाती है। आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम ये है, सुरेश कुमार है। मैं इसी स्टैंड पर, सामने जो स्टैंड है, मैं वहाँ पर टैक्सी चलाने का काम करता हूँ। आज होली का त्यौहार है ना, इसलिए अब काम धाम तो कुछ है नहीं, और ऊपर से ढाबा भी बंद पड़ा है। मेरे पास में कॉलोनी में मेरा घर है, लेकिन मेरे घर वालों से बनती नहीं ना, तो मैं उनके पास जा नहीं पाया, आज भूखे रह गया। मेरी बात सुनकर के कहती है, थोड़ा साइड हट जाओ, मुझे भी बैठने दो। मेरे बगल में ही आकर के वो बैठ जाती है, और उसके शरीर से जैसे खुशबू फूट रहा था, बड़ा सुगंधित वो खुशबू मुझे अभी अभी भी याद है। तब कहती है, भूख लगी है? मैं कहता हूँ, हाँ भूख लगी है, लेकिन आप कौन हैं? क्या आप अंकल आंटी के कोई रिश्तेदार हैं? मैं तो पहली बार आपको इस ढाबा में देखा हूँ। तब कहती है, हाँ मैं उन्हीं का रिश्तेदार हूँ, चिंता मत करो, मैं अभी गई, कुछ ही देर में लौट के आऊँगी, और तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेके आऊँगी, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। वहाँ से जो ढाबे वाले अंकल आंटी थे ना, मेरी ही कॉलोनी में थोड़ा पहले ही उनका घर था, और उसी तरफ वो चलती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। मुझे बिठा के गई थी कि तुम यहीं पे बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ प्रबंध करके लाती हूँ। अब मैं आधा घंटा, पौन घंटा, लगभग 1 घंटा हो चुका था। मुझे लगा कि ऐसे ही अब लड़की आई थी, ना जाने अब कौन है, मैं उसको जान भी नहीं पाया था, और वो मुझे आश्वासन देके चली गई है, अब तक भोजन लाना होता तो ला देती। 1 घंटा करीब हो गया, तब मैं वहाँ से उठ जाता हूँ, अपने स्टैंड पर चला जाता हूँ। वहाँ पर भी तकत था, वहाँ पर भी बैठकर आराम करने लगता हूँ। मुझे लगा कि एक ही काम करूँगा, कुछ देर इंतज़ार करके अब फिर मैं स्टेशन के साइड में चला जाऊँगा। वहाँ पर रेलवे की कैंटीन होगी, और वहाँ तक कुछ न कुछ मिलता ही होगा। वहाँ जा कर के मैं रात्रि भोजन करूँगा, आराम से आकर के अब फिर सो जाऊँगा। लेकिन इतना मुझे करना नहीं पड़ा। वो लड़की कब लौट के ढाबे की तरफ गई मैं देख ही नहीं पाया। जब उसने मुझे वहाँ नहीं देखा ना, तब वो मुझे ढूंढती हुई उसी स्टैंड पर आ जाती है। मैं तख्त पर लेटा हुआ था, आंख बंद किए हुए था, तब उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मेरा नाम लेकर, सुरेश सुरेश, मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले आए थे? मैं तो परेशान हो गई थी। देखिए, मैं आपके लिए बड़े अच्छी अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, आज होली का त्यौहार है ना, तो घर में बना भी था। आप उठो उठो, भोजन कर लो, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मुझे उठाती है, तब मैं देखता हूँ एक बड़ा सा थैला में अब मेरे लिए पकवान ही मुझे समझ में आ रहा था। खुशबू से उठ रही थी। मैं तो भूखा था, वो सुगंध मुझे जैसे और भूख बढ़ा दिया था।
मैं कहने लगा, आप मेरे लिए इतना मेहनत क्यों की है? मैं तो सोच लिया था कि मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा और शाम का भोजन वहीं पर करके लौट आऊँगा। आपने तो खामखा मेरे लिए इतना मेहनत किया। तब कहने लगी, अरे कोई मेहनत नहीं, मेरे लिए इतनी चुटकियों काम था। अब तुम भोजन करो और आराम करो, फिर हम कभी मिलेंगे। अभी तो मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ, हम जल्दी मिलेंगे। मैं उसको रोकता रह गया। तब कहती है, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगी, मैं फिर कभी आऊँगी। उस लड़की ने मेरे दिल को झकझोर दिया था। मैं उसकी सुंदरता पर और उसकी मीठी आवाज़ पर मोहित हो गया था। और उसने मेरे लिए अब इतना सब किया था। होली वाले त्यौहार को मुझे अच्छा खासा व्यंजन मेरे सामने ला कर के रख दिया था। मैं तो उस पर मोहित हो गया था। मुझे लगने लगा कि यही लड़की है जिसे मैं अपना प्यार कर सकता हूँ। मेरे दिल की तार छिड़ गई थी। मैं तो बस उसी का अब बारे में सोचने लगा था। सपने भी मैं उसी के देखने लगा था। मुझे लगने लगा कि प्यार क्या होता है, आज मुझे मालूम हुआ। मैं तो प्यार का मतलब समझता ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि किसी लड़का लड़की से दोस्ती होगी, उसी को प्यार कहते हैं। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि हाँ, प्यार तो अलग चीज़ है, दोस्ती अलग चीज़ है। उस लड़की ने जो मेरे साथ में व्यवहार किया था, मैं तो उसका एक सबसे बड़ा प्रेमी बन गया था। मुझे लगने लगा कि मैं प्रेम करूंगा और शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से मैं करूंगा। अब इसके बाद अगले दिन से भागम भाग। टैक्सी में ड्राइवर था, टैक्सी चलाना मेरा काम था। अब इसके बाद तो हम अपने स्टैंड पर कभी कभी तो रात को 11 बजे, कभी 12 बजे और कभी कभी हो सकता था कि 9 बजे 10 बजे तक हमने स्टैंड पर आ जाता था। इसके बाद हमें फुर्सत मिलती थी, फिर स्टैंड पर ही नहाना धोना, कपड़ा बदलना और फिर आराम से सो जाना अंकल के ढाबा पर खाना खा करके। उस रात भी मैं ऐसे ही किया था, नहा धो करके फ्रेश हो करके। मुझे लगा कि अंकल के रिश्तेदार है, जरूर ढाबा पर आई होगी। इसके बाद मैं ढाबा पर जाता हूँ, लेकिन वहाँ तो अंकल आंटी थे। मैं चारों तरफ उस लड़की को ढूंढता हूँ कि कहीं नज़र आ जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आती। इस बीच में अंकल ने मुझे टोके भी थे, अरे बेटा बार बार उस तरफ क्या देख रहा है, बात क्या है, कुछ बात हो तो बता। तब मैं झेप गया था। कहने लगा, नहीं अंकल ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैं बात को पलटी मार दिया कि अंकल आप कल ढाबा नहीं खोले थे, देखिए ना मैं आपकी वजह से भूखा ही रह गया था। अंकल कहने लगे, बेटा क्या तुम्हें पता नहीं है, होली वाले त्यौहार को कोई ढाबा खोलता है, अब मैं तो नहीं खोलता हूँ, और कोई खोला होगा तो मुझे नहीं पता। बेटा हमारा भी त्यौहार है तो हम भी अपने परिवार के साथ घर में मनाते हैं। असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अंकल आंटी से पूछे कि होली वाली रात को जो लड़की मेरे लिए पकवान लेके आई थी आपके घर से, वो आपकी कौन लगती है। मैं हिम्मत तो कई बार किया, लेकिन हिम्मत जवाब देता था। मैं पूछ ही नहीं पाया था अंकल आंटी से। इसके बाद वो हफ्ता दिन गुजर जाता है। इसके बाद वो लड़की नज़र नहीं आती है। मेरा मन बैठने लगता है कि क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हर रात उसी के बारे में सोच करके मैं नींद में सोता था। उसी के सपने कई बार मुझे रात में आते थे। वो मुझे दौड़ाती थी, भागो मेरे पीछे दौड़ो। अब मैं सपने में भागता रहता था। मुझे कहती थी मुझे पकड़ के दिखाओ, अब मैं उसको पकड़ नहीं पाता था। वो बड़ी तेज दौड़ती थी। अब हफ्ता दिन बीत बीत जाने के बाद मेरा जो दिल था ना, बैठने लगा था। मुझे लगा कि कम से कम एक बार तो उसको मुझसे मिलना चाहिए था। उसने वादा किया था कि अभी नहीं, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी मिलूंगी। लेकिन कहाँ थी भाई, वो ढाबे पे क्यों नहीं आ रही है। लेकिन ये तमन्ना मेरा 2 दिन के बाद और पूरा हो जाता है। जब मैं टैक्सी लेकर के लौटता हूँ, रात का करीब 12 बज चुका था। खाना पीना तो मैं रास्ते में ही खा लिया था, बस मुझे स्टैंड पर आकर के अपना टैक्सी खड़ा करना था। इसके बाद अपने चारपाई पर सो जाना था। और ऐसे ही मैं बस उस अपने मोहल्ले से साइड से रोड से गुजर रहा था। तब वही लड़की मुझे रोड पर जाती हुई दिखती है, मेरे स्टैंड के साइड में, ढाबा के साइड में, जहाँ पर अंकल का ढाबा था। वो लड़की को तो मैं दूर से पहचान गया था।
उसके लिबास से, उसके चलने के अंदाज से, और मैं एकदम समझ गया कि तो वही है। ये आधी रात को कर क्या रही है। मैं उसको हॉर्न देता हूँ और डिपर देता हूँ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जैसे अपने मस्त चाल से चलती जा रही है। जब मैं उसके पास जाकर के गाड़ी रोकता हूँ, तब वो मुझे देखती है, और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाता है। वो मेरे पास दौड़ के आती है, अरे तुम हो, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? देखो, रात में ज़्यादा सफ़र करना ठीक नहीं होता है। मैं तो उसको देख करके इतना खुश हो गया था जैसे मुझे जन्नत मिल गई। मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। मैं तुम्हें कितना आवाज़ देता रह गया, लेकिन तुम बोली कि मैं फिर आऊँगी। कहाँ चली गई थी? तब कहती है, अरे सांस ले लो, सांस ले लो, सब बातें एक साथ नहीं हो पाएगी। चलो स्टैंड पर चलते हैं। वो मेरी टैक्सी में बैठ जाती है, मैं उसको स्टैंड पर लाता हूँ, और इसके बाद हमारी उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। मैं पूछता हूँ कि तुम अंकल आंटी का रिश्तेदार हो ना? तब कहती है, हाँ, मैं उन्हीं के घर पे तो रहती हूँ, उन्हीं के तो रिश्तेदार हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम ढाबे पर क्यों नहीं आती हो? कहती, मैं ढाबे पर नहीं आती, कभी कभी जब मेरा मन होता है तो मैं आकर के चक्कर लगा जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय मेरा घर में ही बीतता है। मैं पूछता हूँ कि घर में बैठे तुम बोर नहीं होती? तब कहती, नहीं, और भी परिवार है, उनसे मेरा मन लगता रहता है। अब मेरी प्रेम का उससे शुरुआत हो जाती है। मैं उसके बारे में जो सपना देखा था सब कुछ उसको बोल देता हूँ, कोई भी बात छिपाता नहीं हूँ। पहली बार तो वो बिल्कुल शांत हो गई थी जब मैंने उससे प्रेम का इजहार किया था। वो कई पल तो बोल नहीं पाई थी। आखिरकार उसके अब चेहरे पर मुस्कान लौटी, और तब मेरा मन शांत हुआ। मुझे लगा कहीं मुझे डांट न दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी मुझसे प्रेम करती थी और मैं भी उससे प्रेम करने लगा था। इसके बाद तो हमारी मुलाकात 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन पर उसी टैक्सी स्टैंड पर होने लगी थी। टैक्सी स्टैंड पर मेरे अलावा तो कोई रहता ही नहीं था। जो भी रहता था अपना अपना घर चले जाते थे। रात के टाइम मैं ही एक उस जगह पर रहता था कि मेरा कोई घर बार नहीं था। घर बार तो था, लेकिन मैं पिता के डर से कभी जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे। अब इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया था। हम लोग शादी करने का सपना, मैं तो शादी करने का उसे सपना देखने लगा था। कई बार मैं उसे जिक्र भी किया था कि हम दोनों शादी कर लेना चाहिए। अब हमें प्रेम करते काफ़ी दिन हो भी चुका था, लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुका था, लेकिन हर बार वो टाल देती थी कि नहीं, अभी नहीं, जैसा चल रहा है हमें चलने देना चाहिए। लेकिन मैं अब उसको जिद कर रहा था कि कब तक ऐसा चलेगा। तब एक रात कहती है कि क्या तुम चाहती हो? मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तब मैं आपके माता पिता से जा कर के आपका हाथ मांग लो। और उसी वक्त वो नाराज हो जाती है, कहती है, खबरदार, ये जो बात तुमने मेरे से कही मेरे तक तो सीमित है, ठीक है, लेकिन ये बात मेरे माता पिता के सामने बिल्कुल मत कहना, बिल्कुल मत जाना। उनके मिजाज अलग हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। वो मुझे डराने लगती है, धमकाने लगती है कि ये सब बातें मेरे माता पिता को कभी नहीं बोल सकती। मैं उसको समझने की कोशिश करता था कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। आखिरकार शादी तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या साल के बाद, हमें तो करना ही पड़ेगा। तब कहती है, अभी रहने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। लेकिन मैं अपना घर परिवार बनाना चाहता था। मुझे लगता था कि देखो, अब उम्र जो है कम तो नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। मेरे बापू को मेरे बारे में फिक्र तो नहीं था, मेरी माँ को चिंता जरूर था, लेकिन मेरे बापू के आगे उसकी कहाँ चलती थी। मैं कई बार माँ से मिलता था तो उसका चेहरा उदास देख कर पूछता था कि माँ, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों दिख रही हो? तब माँ कहती थी कि देखो, तुम्हारी उम्र इतना हो गया है, लेकिन तुम्हारे बापू को तुम्हारे बारे में चिंता नहीं है। तब मैं माँ को समझाता था, अरे माँ, आप चिंता मत करो, जब हमारी किस्मत में लिखा होगा ना तो मेरी शादी भी हो जाएगी। मेरे बापू के करने और ना करने से कुछ नहीं होने वाला। आप खामखा टेंशन ले रही हो, आप बिल्कुल मेरे ऊपर विशेष ध्यान मत दिया करो।
अपने काम से मतलब रखा करो। मैं माँ को समझा दिया करता था, लेकिन मैं जानता था माँ का दिल अलग होता है। हाँ, वो मैं चाहता था कि मैं अपने माँ को सरप्राइज करूं। मैं चाहता था कि मैं शादी कर लूं, शादी में बात अपनी माँ को बताऊं, लेकिन लड़की इजाज़त नहीं दे रही थी। वो मुझे मना करती थी कि ये बात अपने परिवार में किसी को भी मत बताना, जैसा चल रहा है हाँ वैसा ही चलने दो। पूरे 1 साल हो चुका था। हाँ, इस बात को अब हमारे अलावा, दोनों के अलावा कोई तीसरा भी नहीं जानता था। ना तो उसके माँ बाप जो अंकल आंटी थे, मैं तो समझता था कि उन्हीं की बेटी है, कोई रिश्तेदार है, भतीजी है, उनके परिवार की है। मैं तो यही समझता था। और भी कोई ये बात को अब मैं समझने की कोशिश करता था कि और किससे मैं बात करूं। आखिरकार तो ये शादी की बात अंकल आंटी से ही करना पड़ेगा, और मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन उस रात मैंने भी जिद कर लिया था, क्योंकि उस रात मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था। मैं ड्रिंक करके इंतज़ार कर रहा था। अब मुझे लग रहा था कि आज नहीं आएगी, लेकिन उस रात आ जाती है। मुझे ड्रिंक करते हुए देखती है, मुझ पर नाराज़ हो जाती है। कहती है तुमने ये नया काम कब से शुरू कर लिया, ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ को तुम हाथ लगा रहे हो। तब मैं उस पर अब बरस पड़ता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ, लेकिन प्यार से। मैं कहता हूँ कि देखो ना, मैं तुमसे उम्मीद लगा रखा था कि तुम मेरे से शादी करोगी, और तुम तो बस टालते जा रही हो, टालते जा रही हो। अरे अब कब नहीं तो कब करेंगे शादी। मेरे माँ भी अब बेचैन रहती है मेरी शादी का टेंशन लेकर के। मैं तो अपनी माँ को सरप्राइज करना चाहती हूँ। अगर तुम हाँ बोल दो, मैं तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारे रिश्तेदार से जाके बात कर लूँगा। तब मुझे शांत कराती है। कहती है सुरेश, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो मेरे साथ में बैठी हुई थी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। कहता हूँ क्या देखूँ, क्या बताना चाहती हो? आज नया एक बहाना, कोई नया बहाना आज ढूंढ के लाई होगी। तब कहती कोई बहाना नहीं है, जो सच्चाई है आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं उसकी तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ के आई होगी, कोई अड़चन ऐसा बता दे कि देखो सुरेश, हम अभी शादी नहीं कर पाएंगे। मैं यही समझ रहा था। लेकिन जब वो बात अपनी रखती है ना, तो मेरा मुंह तो खुला रह जाता है। वो मुझे मेरी तरफ देखती है। कहती है सुरेश, तुम मेरी तरफ देखो। मैं तो उसी की तरफ देख रहा था। मैं कहने लगा कि नई कौन सी बात है, जैसे पहले थी आज भी वही हो। तब कहती है मैं जो तुम समझ रहे हो ना, मैं वो नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं उससे पूछता हूँ। तब कहती है मैं हूँ, इंसान की तरह दिखती हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो लगा कि मैं उसके साथ में, वो मेरे साथ में मजाक कर रही है। मैं हंसने लगता हूँ, लेकिन वो कहती है हंस क्यों रहे हो? तब मैं कह रहा हूँ कि हंसूँ ना तो क्या करूँ, मैं रोऊं? तुम ऐसी बात ही कर रही हो। अरे तुम इंसान नहीं तो क्या हो? तब वो थोड़ा उदास हो जाती है। कहती है कि हाँ, मैं इंसान तो हूँ नहीं, मैं तो कुछ और ही हूँ। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं उसकी बात पर हंस रहा था, मन मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तब मैं कहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन? मजाक में ही बोला था। तब वो कहती है मैं एक प्रेतात्मा हूँ। मेरी हंसी छूट गई थी। मैं जोर जोर से हंसने लगा था उसकी बात सुन करके। तब कहती हंस क्यों रहे हो? मैं कहता हूँ तुम प्रेतात्मा हो, यानी चुड़ैल हो, भूत हो, प्रेत हो। तब कहती तुम ऐसा ही समझ लो। मैं जोर से और हंसने लगा। मैं उसको बोलने लगा कि मेरी नज़र में तो भूत प्रेत बहुत ही बुरे लोग होते हैं, उनका चेहरा भयानक होता है। मैं जो भी जानता था, अब नशे में तो था, सब कुछ बोलने लगा था। वो मेरी बात सुनकर नाराज हो गई थी। अब मेरा हाथ पकड़ के कहती है तुम शांत हो जाओ, मैं जो बता रही हूँ ना तुम समझने की कोशिश करो। तुम अभी भी अब मजाक कर रहे हो, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं तुमसे सीरियस हूँ। जो भी हूँ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम बार बार कहते थे ना कि शादी कर लो, शादी कर लो, मैं इसलिए तो टालती थी। प्रेतात्मा शादी नहीं करती है। मैं अभी भी उसकी बात को मजाक में ले रहा था, लेकिन वो सीरियस थी। मैं कहने लगा फिर तुम प्रेतात्मा कैसे नजर आ गई हो? मुझे तो इंसान जैसे दिखाई दे रही हो, तुम प्रेतात्मा तो लग ही नहीं रही हो। तब कहती हो
इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जैसा हूँ वैसा ही तो नज़र आऊँगी। मैं कोई बुरी आत्मा तो हो नहीं, मैं कोई चुड़ैल तो हो नहीं कि मैं तुम्हें अब ऐसा दिखूँगी, मैं तुम्हें डराने की कोशिश करूँगी। ऐसा तो हूँ ही नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, अब वैसा ही दिखूँगी। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं प्रेतात्मा कैसे बन गई। मैं अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा कि ये मेरे साथ में खेल खेल रही है, मेरे साथ में ये तमाशा कर रही है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैं आज ड्रिंक किया था ना, मुझे पहले तो काफ़ी समझाया, लेकिन मैं उसकी बात को बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि देखो, अब तुमने बोल दिया ना, अब रात भी ज़्यादा हो गई है और चलो मैं तुम्हें कॉलोनी तक छोड़ देता हूँ। तब मुझे कहती कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। आज अमावस की रात है, बाहर में प्रेतात्माएं घूम रही है अपने अपने शिकार के लिए। तुम इस जगह से कहीं भी नहीं हिलोगे। मैं उसको समझाना चाहता था कि मैं प्रेतात्मा को मानता नहीं, मैं उनको देखा नहीं तो यकीन नहीं करूँगा, लेकिन वो तो खुद अपने आप को कह रही थी कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। वो मुझे समझा रही थी कि तुम इस जगह से कहीं नहीं जाओगे, आज अमावस की रात है, अंधेरी रात है। आज तो प्रेतात्मा अपने शिकार को तलाश करती थी। मैं उसको कहता हूँ देखो, अब मजाक बहुत हो चुका है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे तुम ऐसा क्यों अपने आप को बोल रही है, तुम प्रेतात्मा कहाँ से हो? तब वो बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं उसके आंसू देख के घबरा जाता हूँ। मैं आंसू देख करके मैं एकदम डर जाता हूँ। मैंने इसको दुख पहुँचाया, मैंने उसको बोल करके तकलीफ दे दिया। तब मैं कहता हूँ अरे अब शांत भी हो जाओ, मैं भी अब शांत हो जाता हूँ, तुम भी शांत हो जाओ। अब तुम अपने आप को प्रेतात्मा तो नहीं कहोगी। तब कहती है जो मैं हूँ वही तो कहूँगी। मैं बार बार कहता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, लेकिन वो कहती कि ना, मैं हूँ प्रेतात्मा तो प्रेतात्मा ही तो कहलाऊंगी। मैं अब थोड़ा सा डरने लगा था। मैं कहने लगा प्रेतात्मा तुम जैसी सुंदर लड़की होती है क्या? तब कहती नहीं, हर कोई नहीं होता है, लेकिन लाखों में एक जरूर होता है मेरी तरह। तुम भी तो एक मुझे देख पा रहे हो, मेरे साथ में अब रह रहे हो। लाखों में एक ही इंसान है ऐसा होता है जो प्रेतात्माओं को देख सकता है। हर किसी में ये शक्ति नहीं होती है। जो तुम्हारे अंदर है वो तुम मुझे देख पा रहे हो, और मैं भी एक प्रेतात्मा हूँ जो तुम्हें तुम्हारा साथ दे रही हूँ। हम दोनों अलग हैं, हम दोनों में कुछ ना कुछ खूबी जरूर है, तभी तो हम आज एक साथ हैं। मैं डर गया था। मैं अभी भी पूरी तरह से यकीन करने का अब कोशिश कर रहा था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। मैं जिसके साथ में ना जाने कितनी रातें बिता लिया, और वो अपने आप को आज प्रेतात्मा कह रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आखिरकार जब वो अपनी असली रूप दिखाती है, जब मतलब बैठे बैठे वो गायब हो जाती है, तब मुझे यकीन हो चुका था। मैं तो गिरते गिरते बचा था जब अपने आप को छुपा लिया था। मैं तो देख करके हैरान हो गया था। तब मैं कहता हूँ कि मैं मान लिया हूँ, अब आप भी जाओ। मैं उसके बारे में पूछता हूँ कि तुम हो कौन, असली घर तुम्हारा कौन है, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम प्रेतात्मा कैसी बनी? तब कहती है मैं अब असली में अब पूरी कहानी बता रही हूँ। वो जो बेटी थी ना, वो ढाबे वाले अंकल आंटी की थी, जिसकी मौत काफ़ी पहले हो चुका था। अब इसके बाद वही आत्मा उनके घर के आसपास मंडराती रहती थी। वो ढाबा में आती थी, इधर उधर भटकती थी। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं उसको देख भी लूँगा। उसको लगता था कि इंसान तो उसको देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उसको देख लेता हूँ। इसके बाद हम दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। मैं उस रात उसको जाने के बाद मैं पूरी रात डरा रहा था। आखिर मैंने एक प्रेतात्मा से दोस्ती कर लिया, प्यार कर लिया, और उसके शादी मैं करने जा रहा था। अगर वो नहीं बताती तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। मुझे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं था कि आखिरकार वो प्रेतात्मा है, लेकिन अब सुबह का मुझे इंतज़ार करना था। सुबह होता है, मैं डरी हुई हालत में रहता हूँ, लेकिन मैं ढाबे में पहुँचता हूँ, तब तक अंकल आंटी आकर के ढाबा खोल दिए थे, चाय वाय की तैयारी कर रहे थे। मैं भी जाता हूँ उनके पास में, चाय का ऑर्डर देता हूँ, अब बैठ जाता हूँ। अंकल आंटी को देखते रहता हूँ कि कब मौका मिले और तब मैं उनसे बात आगे बढ़ाऊँ। आखिरकार जब चाय बन जाती है, तब मैं चाय को चुस्की लेते हुए अंकल से पूछता हूँ, आंटी से पूछता हूँ,
कि अंकल आंटी, आपकी कोई ऐसी बेटी भी है जिसकी मौत पहले हो चुकी है? अंकल आंटी मेरी तरफ घूर के देखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूँ कि अंकल आंटी, आपकी कोई जवान बेटी भी है जिसकी मौत पहले हो चुकी है? तब कहते हैं अंकल कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम ये बात मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तब मैं कहता हूँ कि अंकल जी, सही बताना, ये बात सही है कि आपकी एक जवान बेटी थी जिसका मौत पहले हो चुका है? तब आंटी की आंखों से आंसू आ जाता है। कहते हैं हाँ बेटा, लेकिन तुम ये सवाल मुझसे आज क्यों पूछ रहे हो? अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। इसके बाद उस आत्मा लड़की की कहानी मैं बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अंकल, मैंने उस आत्मा को इसी जगह पर देखा था। मैं होली वाली रात को जब यहाँ पर मैं था, तब मैं आपकी बेटी से मिला था। आपकी बेटी ने मेरे लिए खाने का प्रबंध किया था। इसके बाद अंकल आंटी की आंखों से आंसू निकलने लगा था। तुमने कब देखा था? क्या तुम मुझसे मिलवा सकते हो? तुम मुझसे मिलवा सकते हो? तब मैं कहता हूँ कि हाँ अंकल आंटी, मैं मिलवा सकता हूँ, अगर वो आपसे मिलना चाहे तो। अब तो आंटी आकर मेरे पास बैठ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, बच्चा बस एक बार मेरी बेटी से बात करवा दे, बस एक बार मेरे सामने ला दे। मैं उसको देखना चाहती हूँ, उससे बहुत सारा बात मैं करना चाहती हूँ, बस एक बार, एक बार। मैं कहने लगा कि धैर्य रखिए, रात होने दीजिए, मैं तो अभी काम पर निकल रहा हूँ। अब मैं जब लौटूंगा, अब इसके बाद हम देखते हैं। आप अपना घर चले जाइएगा। अब मैं उस लड़की से बोलूँगा, बात करूँगा, अगर वो तैयार हो जाती है तो मैं ज़रूर आपके घर लेके आऊँगा। मैं आश्वासन देकर के अपने काम पर निकल जाता हूँ। दिन भर इसी ख्यालों में मैं घुलता रहा था। मैंने एक प्रेतात्मा से प्यार कर लिया, लेकिन सब कुछ हुआ था अनजाने में। अगर वो प्रेतात्मा मुझे पहले बता देती, जो आज बताई थी, तो मैं शायद ऐसा काम कभी नहीं करता। लेकिन अब तो गलती हो चुकी थी। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मन काम में लगता नहीं था, मैं परेशान रहता था पूरा दिन। हाँ, काम तो कर रहा था, लेकिन ध्यान हमेशा उसी लड़की में रहता था। मन में अलग सा एक भय सा लगता था कि देखो, मैंने एक प्रेतात्मा से प्यार किया था, मैं एक प्रेतात्मा के साथ न जाने कितनी रात गुजारा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। आखिरकार मैं रात को लौट के आता हूँ और उसके बाद मैं उस प्रेतात्मा को इंतज़ार करता हूँ, लेकिन प्रेतात्मा आती नहीं है। और एक रात नहीं, अगली सुबह जब अंकल आंटी के दुकान पर जाता हूँ, ढाबा पर जाता हूँ चाय पीने के लिए, आंटी मेरे पास में आ जाती है, बेटा बात हुई उससे, बेटा बात हुई उससे। और तब मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, वो आई नहीं। जैसे ही आएगी मैं आपके बारे में सब कुछ बताऊँगा, मैं बताऊँगा कि आप लोग अब मिलना चाहते हो। अंकल आंटी आंसुओं से भरी रहती थी उनकी आंखें। जब मुझे देखते थे, हाथ जोड़ते थे, बेटा तुम्हें मिली क्या, तुम्हें मिली क्या? और तब मैं कहता था कि अंकल अभी तो नहीं मिली है, ना जाने क्यों अब दिख नहीं रही है। जैसे दिखेगी उससे हमारी बातचीत होगी, मैं आपके पास ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। महीना, 2 महीना और आखिरकार 6 महीना तक ये बात आगे बढ़ जाती है। हर रात मैं उसको याद करता था कि अब आएगी, अब आएगी, लेकिन उसके बाद वो 6 महीने तक ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। किसी को नज़र नहीं, उसे तो किसी की नज़र नहीं आती थी मेरे अलावा, मैं ही उसको देख सकता था। आखिर जब 6 महीना बीत जाता है, अंकल आंटी को भरोसा हो जाता है, अब वो लड़की अब उनसे मिलने नहीं आएगी। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अब मैं शायद उससे कभी मिल नहीं पाऊंगा। मैं अंकल आंटी को बताता हूँ कि देखो अंकल आंटी प्रेतात्मा है, क्या पता उसकी मुक्ति मिल गई हो, या फिर कहीं कहीं और चली गई हो, या फिर हम लोगों से दोबारा मिलना नहीं चाहती हो। अब कई तरह की बातें हो सकती हैं। अंकल आंटी भी अब शांत हो जाते हैं। हम तो खाना खाना जाते थे, लेकिन कभी कभी उनकी आंखों में आंसू में देखता था। आखिरकार जब मैं खाना खा के रात को अब मैं अपने अड्डे पे जाता हूँ, और मैं उसको तो भूल ही चुका था कि अब मेरी कभी जीवन में आएगी। रात का 12 बज चुका था। मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ, प्यास लगा हुआ था। मटके के पास पहुँचता हूँ और तब मैं देखता हूँ कि मटके के पास में
वही लड़की खड़ी है, वही शकल सूरत, वही कपड़ा, कोई बदलाव नहीं। जैसे मैं उस प्रेतात्मा को देखता हूँ मैं कांप जाता हूँ, डर जाता हूँ। तब वो कहती है, अब डर गए मुझे देख करके? वो प्यार कहाँ गया? तुम तो मेरे साथ में शादी करना चाहते थे, अब मुझे देखते ही तुम्हारा हाथ पैर कांपने लगा। क्या तुम्हारा यही प्यार था? तब मैं कहता हूँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक प्रेतात्मा हो? अगर तुम पहले बता देती तो ये गलती मैं कभी नहीं करता ना। तब कहने लगी, चलो तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा हाथ पकड़ लेती है। तब मुझे बड़ा डर लग रहा था। मेरी तख्त पर आती है, अब मुझे बिठाती है, बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि ना जाने क्या बात करेगी, ना जाने क्या बात करेगी। तब वो कहती है, मम्मी पापा को बोल देना मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ। आज भी मैं उनको इतना ही चाहती हूँ। मैं उनके सामने तो ना जाने कितनी बार आती हूँ जाती हूँ, वो लोग मुझे देख ही नहीं पाते। मैं तो उन्हें देखती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे देख नहीं पाते। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम जब सुबह होगा तो मम्मी पापा को बता देना कि जैसे तुम्हारी बिटिया तुमसे पहले प्यार करती थी, आज भी तुम्हें इतना ही चाहती है। वो चाह करके भी आप लोग को दिखाई नहीं दे सकती है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देखने के लिए वो शक्ति मेरे माँ बाप के पास नहीं है। वो मुझे समझाती है, कहती है, सुरेश तुम जा कर के पूरी बात बता देना। और सुन लो, आज हमारी और तुम्हारी आखिरी रात है। मैं चाहती हूँ कि आज रात हम लोग दोनों साथ रहें, और इसके बाद हमारी तुम्हारी मतलब रास्ता ही अलग हो जाएगा। मैं अपने रास्ते पर और तुम अपने रास्ते पर। और हाँ, देखना कोई अच्छी सी लड़की देख करके तुम शादी ब्याह जरूर कर लेना। मेरे आश्रय में मत रहना, मैं तो एक प्रेतात्मा हूँ। कल मैं किसी दिशा में चली जाऊँगी और फिर मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊँगी, और मैं इस जगह पर अब ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाऊँगी। मुझे ऐसा आभास होने लगा है, जैसे लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है। मेरे आसपास में कोई न कोई ऐसा समस्या मुझे दिखाई दे रहा है। तब मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। मेरे माता पिता को मुझे अब जो बताना था तुम्हें बता दिया, वही बात जा कर के तुम बिल्कुल बता देना, और उनको बता देना कि मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, हमेशा उनको प्यार करती हूँ। मेरे बारे में वो लोग चिंता ना करें। मैं उस रात तो बड़ा बेचैन था, डरा हुआ था। मैं कहने लगा कि ये बात तुम ही क्यों नहीं जाती हो? तब मुझे डांट देती है कि मैं तो उन्हीं के घर में ना जाने कितने सालों से रहते आई हूँ। वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलती रहती हूँ, लेकिन ना वो लोग मुझे देख पाते हैं, और मैं तो उनको देख लेती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ भी उनको सुनाई नहीं पड़ती। मैं उनको छू भी नहीं पाती हूँ। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे में अलग कुछ ना कुछ शक्ति है जिससे हम लोग एक साथ में रहते हैं, लेकिन उन लोगों में ऐसी शक्ति कोई है ही नहीं। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। आखिरकार मैं रात में डरा तो था, लेकिन सोच में अब पड़ गया था कि चलो एक रात की बात है। अब इसके बाद ही एक लड़की खुद बोल रही कि तुम्हारे जीवन से मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और उसने ऐसा ही किया था। सुबह मैं सारी बात जा कर के अब अंकल आंटी को बता देता हूँ कि अंकल आंटी, वो लड़की आपकी बहुत ही प्यार करती है, आज भी तुमसे उतना ही मोहब्बत करती है। वो तुम्हारे साथ साथ रहती है, आप लोग उसको देख नहीं सकते हैं। आप में वो देखने की शक्ति है ही नहीं जो मेरे अंदर में है। और इसके बाद अंकल आंटी रोने लगते हैं, कहते हैं, बेटा क्या बताई थी? और मैं कहा कि और कुछ नहीं, बस वो कह रहे कि बस मैं अब यहाँ आसपास में नहीं रहूँगी, मुझे कोई बुला रहा है और मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। मैं भी समझ नहीं पाया था कि उसके साथ में ऐसा क्या हो सकता है, कहीं उसकी मुक्ति का प्रारंभ तो नहीं हो गया। मुझे तो ऐसा ही लगा था। हाँ, उसके बाद मैं कुछ महीने तक उसका इंतज़ार ज़रूर किया था, लेकिन वो दोबारा मुझे कभी नहीं दिखी। हाँ, 2 साल के बाद मेरे बापू का दिमाग फिरता है, तब मेरे लिए लड़की का चयन करता है, और फिर मेरी शादी हो जाती है। और जो अनबन मेरे साथ में हुई थी, वो मेरी जो नई माँ थी ना, वो सब समस्या को हल कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, सुरेश कुमार जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।